रवि खुशी खुशी स्कूल की तरफ जा रहा था। उसे छुट्टियों में अपने दोस्तों और टीचर्स की बहुत याद आई थी। सबसे ज्यादा उसे स्कूल के मैदान में खेलने की याद आती थी। वो मैदान बहुत बड़ा था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूल भी। रवि को झूले पर ऊंचा झूलना और तितलियों को उड़ते देखना बहुत पसंद था। लेकिन आज जब वो मोड़ पर मुड़ा तो वो देखकर हैरान रह गया। मैदान गायब था। उसकी जगह एक बड़ी सी ग्रे बिल्डिंग बनी हुई थी। न कोई पेड़ था, न फूल, न तितलियां, बस कंक्रीट और शीशा। रवि को बहुत दुख हुआ। अब वो कहाँ खेलेगा? सारी हरियाली कहाँ चली गई? उसे फूलों की मीठी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट याद आने लगी। अब उसे बस ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था। रवि उदास होकर स्कूल के अंदर गया। उसने देखा उसके दोस्त इकट्ठे होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वे भी उदास और परेशान लग रहे थे। रवि उनके पास गया और उनकी बातें सुनने लगा। सब अपनी निराशा शेयर कर रहे थे। उसकी दोस्त माया ने कहा, मुझे उन पेड़ों के पीछे लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। अब छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं है। बाद में प्रिंसिपल ने असेंबली हॉल में बच्चों को बताया कि स्कूल में और क्लासरूम्स और सुविधाओं की जरूरत है, इसलिए उन्हें खेल के मैदान पर बिल्डिंग बनानी पड़ी। उन्होंने पेड़ पौधे हटाने के लिए दुख भी जताया। उन्होंने वादा किया कि स्कूल के किसी और हिस्से में और पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन वो वैसा नहीं होगा, रवि ने सोचा। रवि की टीचर मिस शर्मा ने बच्चों की आंखों में उदासी देखी। वो जानती थीं कि खेल का मैदान बच्चों के लिए कितना मायने रखता था। इसलिए उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल बच्चों को पर्यावरण के बारे में पढ़ाने के लिए करने का सोचा। सोचो अगर दुनिया में पेड़ ही ना हो, उन्होंने शुरू किया। बच्चे हैरान रह गए। पेड़ों की छाया या उनके द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीजन के बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल था। पेड़ हमारे पर्यावरण का सिर्फ एक हिस्सा है, मिस शर्मा ने आगे कहा। पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे आसपास है। इसमें वो हवा भी शामिल है जो हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, वो जमीन जिस पर हम रहते हैं और वो सभी जीव जो हमारे ग्रह पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण के दो मुख्य भाग होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। मिस शर्मा ने बच्चों से कहा कि वे क्लासरूम में चारों तरफ देखें और उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण से संबंधित है। बच्चे उत्साह से भाग लेने लगे। उन्होंने खिड़कियों, डेस्क, किताबों और ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा किया। ये सब मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा। ये वो चीजें हैं जो इंसानों ने बनाई हैं। जब प्राकृतिक पर्यावरण की बात आई तो उन्हें क्लासरूम में उदाहरण खोजने में मुश्किल हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों से घिरे हुए हैं, मिस शर्मा ने बताया। लेकिन इस क्लासरूम में भी हम प्रकृति के तत्व पा सकते हैं। उन्होंने खिड़की से आती धूप, कोने में रखे गमले और खुद बच्चों की ओर इशारा किया। हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं, उन्होंने याद दिलाया। बच्चे अब समझने लगे थे, पर्यावरण कोई दूर की बात नहीं थी। यह उनके चारों ओर था, यहाँ तक कि उनके मानव निर्मित कक्षा में भी। मिस शर्मा ने आगे बताया कि पर्यावरण लगातार बदल रहा है। कभी कभी ये बदलाव प्राकृतिक होते हैं, जैसे बदलते मौसम या टेक्टोनिक प्लेटों की गति। लेकिन अक्सर ये बदलाव इंसानों के कारण होते हैं। इंसान पर्यावरण क्यों बदलते हैं? एक जिज्ञासु छात्र ने पूछा। मिस शर्मा मुस्कुराई। ये एक जटिल उत्तर वाला प्रश्न था, लेकिन उन्होंने इसे बच्चों के समझने योग्य तरीके से समझाने की कोशिश की। इंसानों के रूप में हमारी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती हैं, उन्होंने कहा। हमें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और आश्रय की आवश्यकता होती है। हम आराम, सुविधा और प्रगति की भी इच्छा रखते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसानों ने प्राकृतिक पर्यावरण को अनगिनत तरीकों से बदला है। उन्होंने खेत बनाने के लिए जंगल साफ किए हैं, बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाए हैं और एक दूसरे से जुड़ने के लिए सड़कें और शहर बनाए हैं। इन कार्यों से मानवता को कई लाभ हुए हैं, मिस शर्मा ने स्वीकार किया। लेकिन इनकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गंभीर हो गई। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, उनकी आंखें चिंता से चौड़ी थीं। वे चीजों के परस्पर संबंध को समझने लगे थे कि कैसे मानवीय क्रियाओं के पर्यावरण पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मिस शर्मा ने प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के बारे में गहराई से जानकारी देने का फैसला किया, ताकि उन्हें पृथ्वी की प्रणालियों की जटिलता को समझने में मदद मिल सके। मिस शर्मा ने ब्लैक बोर्ड पर 4 गोले बनाए, हर एक दूसरे के अंदर। पृथ्वी प्याज की तरह है, उन्होंने कहा।
अलग अलग परतों वाली। बच्चे हंसे, लेकिन वे अपनी सीटों पर आगे झुक गए और जानने के लिए उत्सुक थे। सबसे बाहरी परत, उन्होंने सबसे बड़े गोले की ओर इशारा करते हुए जारी रखा, वायुमंडल है। यह हवा का एक विशाल कंबल जैसा है जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है, जो हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है। अगली परत जलमंडल है, मिस शर्मा ने अगले गोले की ओर बढ़ते हुए कहा। इसमें पृथ्वी का सारा पानी शामिल है, महासागर, नदियां, झीलें, बर्फ और यहाँ तक कि हवा में मौजूद जलवाष्प भी। उन्होंने बताया कि कैसे पानी सभी जीवित चीजों के लिए आवश्यक है और यह कैसे लगातार पर्यावरण में चक्रण करता है। जलमंडल के नीचे उन्होंने तीसरे गोले पर थपथपाते हुए जारी रखा, स्थलमंडल स्थित है। यह पृथ्वी की ठोस चट्टानी परत है, जिस जमीन पर हम चलते हैं, जिन पहाड़ों पर हम चढ़ते हैं और समुद्र तल। उन्होंने बताया कि कैसे स्थलमंडल विभिन्न प्रकार की चट्टानों और खनिजों से बना है। और अंत में मिस शर्मा ने सबसे छोटे गोले की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे पास जीवमंडल है। इस परत में पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें शामिल हैं, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, जंगल में मशरूम से लेकर इस कक्षा में मौजूद इंसानों तक। उन्होंने अपने छात्रों की ओर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। हम सभी जीवन के इस अविश्वसनीय, परस्पर जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं। भाग 5, प्रगति का मार्च। मिस शर्मा ने अपना पाठ जारी रखा। उनकी आवाज आश्चर्य और चिंता के मिश्रण से भरी हुई थी। सदियों से इंसान प्रकृति के साथ घनिष्ठ सामंजस्य में रहे हैं, उन्होंने कहा। वे भोजन के लिए भूमि पर निर्भर थे, आश्रय के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करते थे और छोटे समूहों में रहते थे जिनका पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने सीखा और प्रगति की, चीजें बदलने लगीं, उन्होंने आगे कहा। कृषि के आविष्कार ने इंसानों को एक जगह बसने और फसलें उगाने की अनुमति दी। इससे गांवों और अंततः शहरों का विकास हुआ। पहिए के आविष्कार और धातुओं की खोज के साथ इंसान दूर तक यात्रा कर सकते थे, बड़ी संरचनाएं बना सकते थे और अधिक जटिल उपकरण और मशीनें बना सकते थे। औद्योगिक क्रांति, मिस शर्मा ने बताया, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति बड़े पैमाने पर उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बारे में लाया। जबकि इन विकासों से कई लोगों के लिए आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ, लेकिन पर्यावरण पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, प्राकृतिक संसाधन खतरनाक दर से समाप्त हो गए और पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बाधित हो गया। मिस शर्मा ने अपने छात्रों की ओर देखा, उनकी निगाह स्थिर थी। हमने एक लंबा सफर तय किया है, उन्होंने कहा, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भी पहुंच गए हैं। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और उस ग्रह की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है जो हमें जीवित रखता है। कुछ हफ्ते बाद रवि की कक्षा एनसीसी कैंप ट्रिप पर गई। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, देश की विविध संस्कृतियों और परिदृश्यों के बारे में सीखा। एक दिन उन्होंने खुद को केरल में पाया, जो अपने हरे भरे जंगलों, शांत बैकवाटर और प्रचुर वर्षा के लिए जाना जाता है। रवि उस जगह की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। हवा मसालों की खुशबू से भरी हुई थी और चिड़ियों के गाने की आवाज हवा में गूंज रही थी। केरल से उन्होंने थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित एक शहर जैसलमेर की यात्रा की। यहाँ परिदृश्य बहुत अलग था। हरे भरे जंगल और झिलमिलाते बैकवाटर गायब थे। इसके बजाय रवि ने खुद को रेत के विशाल विस्तार से घिरा पाया, जिसे हवा ने विशाल टीलों में तराशा था। हवा शुष्क और गर्म थी और दृष्टि में केवल कांटेदार झाड़ियां और कैक्टी थे। उस शाम एक कैंप फायर के चारों ओर बैठे उनके शिक्षक श्री कुमार ने केरल और जैसलमेर में उनके अनुभवों का उपयोग पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को समझाने के लिए किया। एक पारिस्थितिक तंत्र, उन्होंने कहा, जीवित जीवों का एक समुदाय और उनका भौतिक पर्यावरण है जो सभी एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परस्पर क्रिया करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे पारिस्थितिक तंत्र आकार और विशेषताओं में बहुत भिन्न हो सकते हैं, एक छोटे से तालाब से लेकर विशाल रेगिस्तान तक। केरल और जैसलमेर दो अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, श्री कुमार ने जारी रखा। उन्होंने बताया कि कैसे प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की अपनी अनूठी जलवायु, मिट्टी, पानी की उपलब्धता और जैव विविधता होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे पारिस्थितिक तंत्र में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कैसे छोटे छोटे बदलाव भी पूरे सिस्टम में लहर प्रभाव डाल सकते हैं।
एनसीसी कैंप ट्रिप का रवि पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हुए उन्होंने प्राकृतिक दुनिया की अविश्वसनीय विविधता को प्रत्यक्ष रूप से देखा, लेकिन उन्होंने पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को भी देखा। उन्होंने प्रदूषित नदियां, वनों की कटाई वाली पहाड़ियां और प्लास्टिक कचरे के ढेर देखे। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि प्रगति अक्सर एक कीमत पर आती है। एक शाम रवि अपने दोस्त तेंजिन से बात कर रहा था, जो कैंप में भाग लेने के लिए मिजोरम से आया था। तेंजिन ने अपने गांव की कहानियां साझा की, जो बांस के जंगलों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ था। हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने में विश्वास करते हैं, तेंजिन ने बताया। हम केवल वही लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, और जो हम दे सकते हैं वह वापस देते हैं। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल प्रशंसा और आशा के मिश्रण से भर गया था। उसने महसूस किया कि दुनिया भर में अभी भी ऐसे समुदाय हैं जो प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हैं। उन्होंने पर्यावरण को नष्ट किए बिना अपनी जरूरतों को पूरा करने के तरीके खोज लिए थे। शायद हम उनसे सीख सकते हैं, रवि ने सोचा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक थी। उसने महसूस किया कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल बड़े इशारों या सरकारी नीतियों के बारे में नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाने के बारे में है। ये हमारी खपत को कम करने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करने और जीवन के सभी रूपों का सम्मान करने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। स्कूल वापस आकर रवि ने उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। उसने एनसीसी कैंप के अपने अनुभव अपने सहपाठियों के साथ साझा किए, उन्हें विविध पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण संरक्षण के महत्व की कहानियों से प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि भले ही खेल का मैदान चला गया हो, फिर भी वे बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। साथ मिलकर उन्होंने स्कूल में एक पर्यावरण क्लब शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए, स्थानीय पार्कों और समुद्र तटों की सफाई की और स्कूल कैफेटेरिया में एक खाद बनाने की पहल शुरू की। उन्होंने अपने साथियों और परिवारों को पर्यावरणीय मुद्दों और स्थायी जीवन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किए। रवि ने सीखा कि छोटे छोटे कदम भी जब सामूहिक रूप से उठाए जाते हैं तो उनका बड़ा प्रभाव हो सकता है। उसने एक पुनः प्रयोज्य पानी की बोतल ले जाना शुरू कर दिया, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को न कहना, और जब भी संभव हो कार लेने के बजाय चलना या साइकिल चलाना पसंद किया। वह अपनी ऊर्जा खपत के प्रति भी अधिक जागरूक हो गया। जब उपयोग में न हो तो लाइट और उपकरणों को बंद कर देता था। उसने महसूस किया कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल बलिदान देने के बारे में नहीं है, यह होशियार विकल्प बनाने के बारे में है। ये जीवन की अच्छी गुणवत्ता का आनंद लेते हुए ग्रह पर हमारे प्रभाव को कम करने के लिए नवीन समाधान खोजने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि स्थिरता केवल पर्यावरण के बारे में नहीं है, ये सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, भविष्य की कल्पना करते हुए। उसने एक ऐसी दुनिया देखी जहां शहर हरे भरे स्थानों से भरे हुए थे, जहां इमारतों को ऊर्जा कुशल होने और नवीकरणीय संसाधनों द्वारा संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने नदियों को साफ और स्वच्छ बहते हुए देखा, जीवन से भरपूर। उसने जंगलों को फलते फूलते देखा, उनके छत्र पक्षियों और जानवरों की आवाजों से जीवंत थे। उसने बच्चों को हरे भरे खेल के मैदानों में खेलते देखा, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। वे पर्यावरण के बारे में न केवल किताबों से बल्कि प्रकृति के अजूबों का प्रत्यक्ष अनुभव करके सीख रहे थे। वे समझ गए थे कि वे खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा थे और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। रवि ने अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वह जानता था कि इस दृष्टि को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास, मानसिकता में बदलाव और जीने के नए तरीकों को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होगी। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह संभव है। आखिरकार भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम केवल वारिस करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं।